हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइंड एजुटेक क्लास। हम लोग डिस्कस कर रहे थे बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डेफिनेशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, फीचर्स को डिस्कस किया था और इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डायमेंशंस या एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। हम लोग जब फीचर्स डिस्कस कर रहे थे तब हम लोगों ने उसमें एक पॉइंट डिस्कस किया था, जनरल फोर्सेस, जिसमें हम लोगों ने सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट्स के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में डिस्कस किया था। लेकिन यहाँ पर हम लोग उसको डीपली डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या है, सोशल इन्वायरमेंट क्या है, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल और लीगल इन्वायरमेंट क्या है। फर्स्ट पॉइंट वी हैव इज इकोनॉमिक इन्वायरमेंट. It refers to all those forces that have economic impact. वो सारे forces जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट एक बिजनेस पे पड़ता है। ओके, ऑन बिजनेस एक्टिविटीज, हम जो भी बिजनेस की एक्टिविटीज करते हैं, अगर उस एक्टिविटी पे वो फोर्स आता है जिसको हम इकोनॉमिक के अंदर काउंट करते हैं, सच एज रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर बढ़ जाता है या घट जाता है तो बिजनेस पे क्या इफेक्ट होता है, इन्फ्लेशन हो जाता है या इन्फ्लेशन रेट है, चेंज इन द इनकम ऑफ पीपल या प्राइस लेवल। अगर एक चेंज इन द लेवल ऑफ इनकम, जो हमारे कस्टमर हैं, अगर उनके लेवल ऑफ इनकम अगर उनका कम हो गया तो बिजनेस पे क्या इफेक्ट होगा, बिजनेस जो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है उस एक्टिविटी पे उसका क्या इम्पैक्ट होगा। प्राइस लेवल की बात करते हैं अगर हम लोग, तो प्राइस लेवल जो है वो बिजनेस को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकता है, या उसको हम बिजनेस को कैसे बोल सकते हैं कि बिजनेस इससे डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होगा या इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस होगा। कहने का मतलब है कि अगर हमारा प्राइस लेवल बढ़ जाता है तो क्या कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को परचेस करेगा? नहीं करेगा। कस्टमर उसी प्रोडक्ट को परचेस करेगा जो उसके लेवल ऑफ इनकम का होगा। जितना वो कमाता है उसी के हिसाब से तो वो एक्सपेंस करेगा। अगर हमारे प्रोडक्ट का प्राइस लेवल बढ़ जाता है तो वो उस प्रोडक्ट को परचेस नहीं करेगा, वो किसी और प्रोडक्ट को परचेस करेगा जिस प्राइस को वो पे कर सकता है, जिस प्रोडक्ट के प्राइस को वो पे कर सकता है। तो दिस विल कम अंडर इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। नेक्स्ट वी हैव इज सोशल इन्वायरमेंट. It includes various social forces such as customs, beliefs, literacy rate, educational level, lifestyle, values. ये सारे जो हैं वो social forces हैं। अगर हम किसी belief की बात करते हैं तो सोसाइटी में नंबर ऑफ पीपल रहते हैं, वो लोग अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं, तो उनका फेथ, उनका बिलीफ भी डिफरेंट होगा। तो वो सारी चीज़ें जो है वो बिजनेस पे भी इम्पैक्ट डालती हैं। उनका कस्टम, उनका ट्रेडिशन, उनका बिलीफ। अगर लिटरेसी रेट है, कितने लोग पढ़े लिखे हैं और कितने लोग अनपढ़ हैं, वो भी बिजनेस के इम्पैक्ट पड़ता है। उस पर भी इन सारी चीज़ों का भी बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ता है। जो लोग पढ़े लिखे हैं वो लोग जानते हैं कि प्रोडक्ट का क्या क्वालिटी है, प्रोडक्ट को किस हिसाब से बनाया गया है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इसमें मिलाए गए हैं। अगर लोग पढ़े लिखे होंगे तो वो लोग को प्रोडक्ट के बारे में बताना इजी होगा। जो लोग कम पढ़े लिखे होते हैं वो लोग समझ नहीं पाते हैं कि प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट का अगर ये हम प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो उससे क्या बेनिफिट होगा, क्या फ़ायदा होगा। तो लिटरेसी रेट भी इम्पैक्ट डालता है। एजुकेशनल लेवल और लिटरेसी रेट दोनों हम साथ में ही समझने का प्रयास करेंगे। अगर लोग ज़्यादा पढ़े लिखे रहेंगे तो प्रोडक्ट के बारे में ईजिली समझ पाएंगे कि प्रोडक्ट का क्या क्वालिटी है, अगर हम प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे तो उससे क्या बेनिफिट होगा। लाइफ स्टाइल और वैल्यूज़ के बारे में बात करें तो लोगों का लाइफ स्टाइल कैसा है, लोगों का लेवल ऑफ इनकम कैसा है, उसी के आधार पर उनका लाइफ स्टाइल होगा। अगर लोग ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड वाले होंगे तो वो लोगों को हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए। अगर एक मैन्युफैक्चरर अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट बना रहा है और जिस जगह बना रहा है वहाँ पर लोगों का लाइफ स्टाइल जो है वो बहुत अच्छा नहीं है, वहाँ पे लोग एवरेज डील कर लेते हैं, ज़्यादा खर्च नहीं करते, सेव करके रखते हैं,
तो वहाँ पर जो हम ज़्यादा पैसे, ज़्यादा रिसोर्सेस लगा करके हम प्रोडक्ट को बना रहे हैं, हो सकता है कि वो उतना बेनिफिशियल नहीं हो। एग्जाम्पल के तौर पर हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली, ईद एंड क्रिसमस, ठीक है, in India provide financial opportunities for companies like manufacturing, garments business and many other related business। जो कंपनी गारमेंट्स बनाती है, जो कंपनी कपड़े बनाती है, उन कंपनी को फेस्टिवल के टाइम पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। अगर वो इंडिया की कंपनी है तो यहाँ पर लोग ज़्यादा त्यौहार मनाते हैं और त्यौहार के टाइम पर ही, फेस्टिवल के टाइम पर ही वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा गारमेंट्स, कपड़े, चीज़ खरीदते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा जो बिजनेस है वो ज़्यादा एक्सपैंड होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ पे प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो सोशल इन्वायरमेंट में इंक्लूड होंगे। यहाँ पर बिजनेसमैन या कंपनी जानता है कि हम अगर इंडिया में बिजनेस करते हैं, यहाँ पे हर रिलीजन के लोग रहते हैं, अगर हर रिलीजन के लोग रह रहे हैं तो यहाँ पे फेस्टिवल भी ज़्यादा होगा। यहाँ पे फेस्टिवल ज़्यादा होगा तो हम ज़्यादा प्रोडक्ट बना करके सेल आउट कर सकते हैं और ज़्यादा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। It refers to change taking place in the method of production, use of equipment and machineries to improve the quality of product। हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? हम प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं बेटर टेक्नोलॉजी को यूज़ करके। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा और बेटर से बेटर टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे तभी हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव कर पाएंगे। अगर हम मार्केट में लॉन्ग टाइम तक एग्जिस्टेंस चाहते हैं अपना, हम चाहते हैं कि हम लॉन्ग टाइम तक मार्केट में एग्जिस्ट करें और लॉन्ग टाइम तक हम प्रॉफिट कमाएं, तो एक बिजनेसमैन को ये इंश्योर करना होगा कि वो जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है वो अपग्रेडेड वर्जन हो, वो आज के टाइम का टेक्नोलॉजी हो जो दूसरी कंपनीज यूज़ कर रही हैं, जिनसे उनका प्रोडक्ट जो है वो अच्छी क्वालिटी का प्रोड्यूस हो रहा है। तो मेथड ऑफ प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप किस मेथड से अपना प्रोडक्शन कर रहे हो। अगर हम मेथड ऑफ प्रोडक्शन की बात करें, अगर हम मेथड ऑफ प्रोडक्शन में न्यू टेक्नोलॉजी या जिस तरीके से हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वहाँ पर अगर हमारा वेस्टेज कम होगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। इक्विपमेंट एंड मशीनरी जो है वो अगर अपग्रेडेड वर्जन का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर भी हम बेटर क्वालिटी देंगे, मिनिमम कॉस्ट के साथ और हाई प्रॉफिट कमाने का हमारा अनुमान रहेगा। नेक्स्ट वी हैव इज पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। इट कंस्टिट्यूट ऑल द फैक्टर्स रिलेटेड टू गवर्नमेंट अफेयर्स। अगर हम लोग पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की बात करें तो ये बेसिकली गवर्नमेंट के से रिलेटेड होगा और गवर्नमेंट के डिसीजन पे डिपेंड करता है। सच एज टाइप ऑफ गवर्नमेंट, किस टाइप की गवर्नमेंट है, अगर स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, एटीट्यूड्स ऑफ गवर्नमेंट टुवर्ड द डिफरेंट ग्रुप ऑफ सोसाइटीज एक्सेट्रा। अगर एक बिजनेसमैन है उसके परफॉर्मेंस पे गवर्नमेंट का भी इम्पैक्ट होता है, किस पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट है या उस गवर्नमेंट का किस सेक्टर या किस ग्रुप ऑफ पीपल पे कैसा उसका प्रभाव है वो भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट वी हैव इज लीगल इन्वायरमेंट। इट कंस्टिट्यूट द लॉज एंड वेरियस लेजिस्लेशन पास्ड इन द पार्लियामेंट। ये बेसिकली लॉ से रिलेटेड है, लॉ रूल्स एंड रेगुलेशन से रिलेटेड है जो हम पास करते हैं पार्लियामेंट में। लाइक ट्रेडमार्क्स, कंपनी का क्या ट्रेडमार्क्स होगा, एसेंशियल कमोडिटी में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, उसका डेट कितना होगा, वो कितने टाइम तक हम उसको सेल आउट कर सकते हैं, वेट एंड मेजर एक्ट्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बिजनेस को इम्पैक्ट डालती हैं बिजनेस के परफॉर्मेंस पे, जिससे जो हमारा बिजनेस है वो इन्फ्लुएंस होता है। अगर एक मैनेजर है वो इन सारी चीज़ों को अगर एनालाइज नहीं करेगा टाइम टू टाइम या उसको स्कैन नहीं करेगा टाइम टू टाइम, तो हो सकता है जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं वो टाइम टू टाइम चीज़ों को स्कैन करके हमसे बेटर परफॉर्मेंस दे पाए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा ले। तो हमें
स्कैन करना चाहिए अपने बिजनेस के परफॉर्मेंस का, तभी हम चीज़ों को एनालाइज करके अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज़ होती हैं, जो भी गवर्नमेंट लॉ बनाता है, ये ज़रूरी नहीं है कि एक बिजनेस के अगेंस्ट में हो। वो बिजनेस को बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाने के लिए भी बहुत सारे लॉज बनाते हैं गवर्नमेंट। वो कस्टमर और मैन्युफैक्चरर दोनों के हित के बारे में सोचते हैं, दोनों के बेनिफिट्स के बारे में सोचते हैं। अगर हम हर चीज़ कानून के हिसाब से करेंगे, लॉ के हिसाब से करेंगे, तो वहाँ पर हमारे कस्टमर भी इंक्रीज होंगे। ओके, अगर हम लीगल इन्वायरमेंट को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे तो वहाँ पर हम ये पॉइंट ज़रूर समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट जो भी लॉ बनाता है वो बिजनेसमैन के हित में और कस्टमर के हित में ही होता है। गवर्नमेंट ने बनाया कि जो भी मैन्युफैक्चरर है वो जो प्रोडक्ट बना रहा है, जितना उसे वेट में लिखा है अपने रैपर में, उतना वेट है या नहीं है, अगर हम उस हिसाब से प्रोडक्ट को पैक करते हैं और कस्टमर को सेल आउट करते हैं तो कस्टमर भी खुश होगा और हमारा एक गुडविल और रेपुटेशन भी मार्केट में बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया। ओके, एज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन जुलाई 1991। ओके, कब अनाउंस किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी? जुलाई 1991 में किया था, फॉर टेकिंग आउट द कंट्री आउट ऑफ इकोनॉमिक डिफिकल्टी एंड स्पीडिंग अप द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय हम बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं थे, बहुत ज़्यादा हम अपडेटेड नहीं थे टेक्नोलॉजीज़ के मामले में। हमारे पास बहुत सारा टेक्नोलॉजी नहीं था, बहुत सारे इक्विपमेंट्स नहीं थे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया। क्यों किया? इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज से ओवरकम होने के लिए। इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज से जो हमारा देश जूझ रहा था, जिस प्रॉब्लम से हम सफ़र कर रहे थे, उस प्रॉब्लम से हमें कैसे ओवरकम करना है, एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, हमें अपने देश को भी डेवलप करना था या डेवलपिंग की ओर हमें चलना था। तो हम तभी डेवलप कर पाएंगे जब हमारा इकोनॉमिक लेवल अच्छा होगा। तो देश तभी डेवलप कहलाता है या करता है जब उसका इकोनॉमिक स्टैंडर्ड या फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छा हो। हम बोलते हैं कि ये व्यक्ति का इनकम बहुत अच्छा है, इसका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी बिता रहा है, तो इसका लेवल ऑफ इनकम भी बहुत अच्छा होगा, तभी तो ये सारे एक्सपेंस कर पा रहा है, सारी फैसिलिटीज़ का उपयोग कर पा रहा है। तो एक देश का अगर फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा होगा या इकोनॉमिक लेवल स्ट्रॉन्ग होगा, तभी वो डेवलपमेंट की ओर सभी को लेकर के जा पाएगा। ओके, तो ये चीज़ें 1991 में हुई। इसके कुछ फीचर्स हैं जो हम लोगों को पढ़ना है। नंबर 1, रिड्यूस नंबर ऑफ इंडस्ट्री टू 6 अंडर कंपलसरी लाइसेंसिंग स्कीम। गवर्नमेंट ने बोला है कि पहले क्या था कि आपको अगर कोई भी कंपनी स्टार्ट करना है तो गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा, कंपलसरी है। लेकिन गवर्नमेंट ने देखा कि अगर हम ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं तो जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो लोग कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर हम उन्हें मौका नहीं देंगे रिस्ट्रिक्शन के कारण, तो हो सकता है कि हम हर सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं कर पाए। तो हम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराते हैं ताकि लोग आए और आकर के इन्वेस्टमेंट करें। तो गवर्नमेंट ने रिड्यूस कर दिया केवल 6 इंडस्ट्री को छोड़ करके कि आप आइए और आकर के अपना इंडस्ट्री को बिल्डअप कीजिए। द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर वाज लिमिटेड टू 4 इंडस्ट्री ऑफ स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस। ओके, 4 को छोड़ करके बाकी में वो कर सकता है। दिस इन्वेस्टमेंट वॉज कैरिड आउट इन केस ऑफ मेनी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। पॉलिसी टूवर्ड्स फॉरेन कैपिटल वॉज लिबरलाइज्ड इन मेनी सेक्टर एंड 100% डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट वॉज अलाउड। ओके, 100% डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अलाउड कर दिया गवर्नमेंट ने। देन गवर्नमेंट ने बोला ऑटोमेटिक परमिशन वॉज ग्रांटेड फॉर साइनिंग टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट विद फॉरेन कंपनीज। पहले अगर हमें
फॉरेन कंपनीज के साथ कोई एग्रीमेंट करना होता था तो हमें गवर्नमेंट का परमिशन चाहिए होगा, बहुत सारे स्टेप्स और प्रोसीजर को फॉलो अप करने के बाद तभी हम किसी फॉरेन कंपनी के साथ टाई अप कर सकते थे या एग्रीमेंट कर सकते थे। लेकिन गवर्नमेंट ने देखा कि अगर हम इतना रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें डिले हो जाएंगी, तो वहाँ पर ऑटोमेटिक परमिशन ग्रांटेड हो गया अगर हम किसी भी कंपनी के साथ एग्रीमेंट करते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, FIPB was set up to promote and channelize foreign investment in India। इंडिया में हम कैसे इन्वेस्ट करवा सकते हैं या कौन सी कंपनी को कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या कौन सी कंपनी जो फॉरेन की है वो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती है, तो उसे हमने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा दिया। ओके, वहाँ पर वो कंसर्न करके पर्टिकुलर प्लेस पर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकती है। तो ये गवर्नमेंट ने जुलाई 1991 में कुछ रिफॉर्म्स किए हैं जिसके आधार पर हमारा जो देश है वो डेवलप कर रहा है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज ब्रांचेज ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। कितने ब्रांचेज हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की? तो 3 हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जिसे हम शॉर्ट में LPG भी बोलते हैं। ओके, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो 1 बाय 1 हम लोग इस तीनों पॉइंट को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट वी हैव इज लिबरलाइजेशन। इट मीन्स रिमूविंग ओके unnecessary trade restriction and making the economic more competitive। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस को गवर्नमेंट ने रिमूव कर दिया, या वो रिस्ट्रिक्शन जो अननेसेसरी वहाँ पे था, जिनकी आवश्यकता वहाँ पे नहीं थी, या बिजनेस करने में, ट्रेड करने में हमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन गवर्नमेंट ने जब न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म लाया और इंट्रोड्यूस किया LPG को, तो साथ में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस को या अननेसेसरी ट्रेड रिस्ट्रिक्शन को निकाल दिया जिनकी आवश्यकता नहीं थी, और इकोनॉमिक को बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बना दिया। लाइक फ्रीडम ऑफ प्रोडक्शन, आपको जिस चीज़ का मन है प्रोडक्शन करने का, आप स्टार्ट कर सकते हैं अपने बिजनेस को, और बिजनेस में आप प्रोडक्शन कर सकते हो। एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रीज, ओके, अब आप बिजनेस को स्टार्ट कर लिया आपने, आप प्रॉफिट कमा रहे हो, अब आपने सोचा कि मुझे बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहिए, ग्रो करना चाहिए, तो गवर्नमेंट ने आपको यहाँ पर छूट दे दिया है, आपको यहाँ पर अपनी मर्जी से या अपने हिसाब से बिजनेस को एक्सपैंड करने का फ्रीडम दे दिया है। ओके, तो लिबरलाइजेशन में हम लोगों ने समझा रिमूविंग ऑफ अननेसेसरी, ओके, रिमूविंग अननेसेसरी ट्रेड रिस्ट्रिक्शन, और बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक को कॉम्पिटिटिव बना दिया, जहाँ पर हम फ्रीडम ऑफ प्रोडक्शन कर सकते हैं, एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रीज कर सकते हैं। ओके, पॉइंट क्लियर? The next we have is the Indian industry has been liberalized in the following manner। इंडिया की या इंडियन कंपनीज को या इंडस्ट्री को कुछ मैनर में लिबरलाइज किया गया है, वो हम लोग 1 बाय 1 डील करते हैं। फर्स्ट वन इज abolition of licensing requirement in most of the industries। गवर्नमेंट ने बिफोर LPG बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन लगा के रखा था कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है, आपको इसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा, अगर आपने लाइसेंस नहीं लिया तो आप अपनी कंपनी स्टार्ट नहीं कर सकते, आपको बहुत सारे प्रोसीजर, बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो अप करना पड़ता था। देन आफ्टर जा कर के हम अपनी कंपनी को स्टार्ट करते थे या बिजनेस को स्टार्ट करते थे। तो गवर्नमेंट ने देखा कि हम बहुत ज़्यादा अगर किसी चीज़ पर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ों को इम्पोज करते हैं, तो वहाँ पर हम चीज़ों को डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो डेवलपमेंट के लिए फ्रीडम का होना बहुत अनिवार्य है। ओके, फ्रीडम जो है वो डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम हर हिसाब से काम करने की अपॉर्चुनिटी देंगे तो उसके अंदर जितनी भी क्रिएटिविटी है वो बाहर आएगा।
वो अपना क्रिएटिव माइंड यूज़ करके चीज़ों को डेवलप करेगा, चीज़ों का प्रोडक्शन करेगा। तो गवर्नमेंट ने यही चीज़ यहाँ पर किया कि लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट को रिमूव कर दिया, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए लाइसेंसिंग अभी तक है, ओके, लेकिन बहुत सारी चीज़ों से लाइसेंसिंग को हटा दिया है। आपको लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है, अब आप अपना बिजनेस या कंपनी को स्टार्ट कर सकते हो, इंडस्ट्री को स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट वी हैव इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपेंशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। अब यहाँ भी गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया। अब आप बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हो, अब आप बहुत सारी बिजनेस की एक्टिविटीज़ करना चाहते हो, लेकिन बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्शन हम नहीं कर पा रहे थे। तो गवर्नमेंट ने जब इस चीज़ को हटा दिया तो आज हम कर रहे हैं, जिसके कारण जो हमारा एक्सपेंशन है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। हमारा जो इंडस्ट्री है या हमारा जो बिजनेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप कर रहा है। क्यों कर रहा है? बिकॉज ऑफ लेस या नो रिस्ट्रिक्शन। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गवर्नमेंट ने सर्विस गुड्स के को मूवमेंट में बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन लगा रखा था कि ये गुड्स वहाँ जाएगा तो ये टैक्स लगेगा, वो टैक्स पे करना पड़ेगा। तो मूवमेंट में बहुत ज़्यादा कठिनाई हो रही थी, तो गवर्नमेंट ने उसको भी हटा दिया। फ्रीडम इन फिक्सिंग द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो प्रोड्यूसर है या जो मैन्युफैक्चरर है वो अपने हिसाब से अपने प्रोडक्ट का प्राइस रख सकता है। यहाँ पर गवर्नमेंट ने उसे वो फ्रीडम दे दिया है, जितना उसका कॉस्ट लगा है, जितना उसका एक्सपेंस हुआ है, वो अपने हिसाब से ही ना प्रोडक्ट का रेट रखेगा। गवर्नमेंट वहाँ पर इंटरफेयर क्यों कर रहा है? आपने एक रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिया, आपने एक गाइडलाइन तैयार करके दे दिया कि आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है, लेकिन अगर हम किसी चीज़ में ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे या हम ज़्यादा इंटरफेयर करेंगे तो हो सकता है हम उसको डेवलप नहीं कर पाए। रिडक्शन इन टैक्स रेट्स को रिड्यूस कर दिया और सिंप्लीफाइंग प्रोसीजर फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। बिफोर एलपीजी अगर हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना चाहते थे तो हमें बहुत सारे प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता था और उस प्रोसीजर के आधार पे ही हमें अपने बिजनेस को हम करते थे, है ना। तो एक्सपोर्ट करने के लिए भी हमें बहुत सारा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता था और इंपोर्ट करने के लिए भी बहुत सारे प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता था। गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता था, पेपर सबमिट करना पड़ता था, देन जा कर के हम किसी प्रोडक्ट को, किसी गुड्स को इंपोर्ट कर पाते थे और किसी गुड्स को हम एक्सपोर्ट कर पाते थे। तो गवर्नमेंट ने देखा कि यहाँ पर अगर इतना रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे तो हम टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने में इतना टाइम अगर वेस्ट करेंगे तो हमें कितना टाइम का लॉस हो जाएगा। तो टाइम को सेव करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सिंप्लीफाइंग या सिंप्लीफिकेशन तरीके से उस चीज़ को आसान कर दिया और हम इजीली एक्सपोर्ट और इंपोर्ट अब कर पाते हैं। पॉइंट नंबर 2 वी हैव इज प्राइवेटाइजेशन। इट मीन्स रिमूविंग स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर प्राइवेट सेक्टर। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर में जो रिस्ट्रिक्शन लगा के रखा था उसको रिमूव कर दिया। फ्री टू टेक नेसेसरी डिसीजन। अब प्राइवेट सेक्टर वाले जो उनके हिसाब से जो इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना चाहिए अब वो फ्री होकर के ले सकते हैं। लाइक एज रिडक्शन इन द नंबर ऑफ रिजर्व पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, इंक्रीजिंग द शेयर ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट ने बहुत सारा सेक्टर में प्राइवेट को इंटरफेयर करने के लिए मना कर दिया था, अब वहाँ पे गवर्नमेंट ने रिडक्शन कर दिया, रिड्यूस कर दिया। अब वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर वाले आकर के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर आकर के अपने कंपनी को स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज टू अचीव प्राइवेटाइजेशन इन इंडिया। प्राइवेटाइजेशन को अचीव करने के लिए इंडिया में द गवर्नमेंट रीडिफाइन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। ओके, रीडिफाइन किया गया गवर्नमेंट ने किस पॉलिसी में? 1991 में, जिसे हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी बोलते हैं, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ प्लान एंड डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंड डिसाइडेड टू reverse the loss making
and SIC Enterprises to the Board of Industrial and Financial Reconstruction। कौन से बोर्ड को? इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, बोर्ड ऑफ BIFR, ओके, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। अब हम समझते हैं डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है। डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ अ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस टू प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस। गवर्नमेंट ने जो अपने लिए रिजर्व करके रखा था, जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस था, उसका जो ऑनर है अब कौन बन जाएगा? अब बन जाएगा हमारा प्राइवेट सेक्टर, ओके। प्राइवेट सेक्टर ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर हो रहा है, ओके। इफ देयर वेयर डिल्यूजन ऑफ गवर्नमेंट ओनरशिप बियॉन्ड 51%, इट वुड रिजल्ट इन ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ द इंटरप्राइजेस टू द प्राइवेट सेक्टर, ओके। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री विद द इकोनॉमीज ऑफ अदर कंट्रीज। अपने देश के इकोनॉमी को हम दूसरे देशों, दूसरी कंट्रीज के साथ मर्ज कर रहे हैं, या हम सारे लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे आकर के ट्रेड कर रहे हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पे आकर के बिजनेस कर रहे हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पे आकर के एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज, नॉलेज, गुड्स एंड सर्विसेज कर रहे हैं। टू फैसिलिटेट फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड, कैपिटल, पर्सन एंड टेक्नोलॉजी अक्रॉस द बॉर्डर्स। अब हमने फ्री कर दिया है पर्सन को, कैपिटल को, इंफॉर्मेशन को, नॉलेज को, गुड्स को एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करने के लिए। इट लीड्स टू द इमरजेंस ऑफ कोहेसिव ग्लोबल इकोनॉमी, ओके। तो ग्लोबलाइजेशन में यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ आइडियाज और नॉलेज हो रहे हैं। अब कुछ इसमें पॉइंट्स हम लोग देखते हैं। टिल 1991 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ स्ट्रिक्टली रेगुलेटिंग इंपोर्ट इन वैल्यू एंड वॉल्यूम टर्म। गवर्नमेंट ने बिफोर 1991 या 1991 तक, जब तक ये रिफॉर्म नहीं आया था, तब तक एक स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहा था। क्या था? लाइसेंसिंग ऑफ इंपोर्ट, लाइसेंसिंग करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता थी। टैरिफ रिस्ट्रिक्शन था, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन था। लेकिन आफ्टर दिस क्या हो गया? अ ट्रूली ग्लोबल इकोनॉमी इम्प्लाइज अ बाउंड्री लेस वर्ल्ड। अब जो पूरा वर्ल्ड है वो बाउंड्री लेस हो गया है, ओके। हम कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, कहीं भी हम बिजनेस कर सकते हैं, कहीं भी हम ट्रेड कर सकते हैं। नंबर 1 इज फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस नेशंस। अब हम फ्री फ्लो, आराम से अपने गुड्स को कहीं भी इंपोर्ट कर सकते हैं और एक्सपोर्ट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, और कहीं से भी हम परचेज कर सकते हैं। फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। अब फ्री फ्लो हो गया है इंफॉर्मेशन का और टेक्नोलॉजी का। फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस बॉर्डर्स। अब लोग कहीं भी आ जा सकते हैं, उन पे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कॉमन एक्सेप्टेबल मैकेनिज्म फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए कॉमन प्लेटफॉर्म दे दिया गया है। तो ग्लोबलाइजेशन से बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हुआ है। जहाँ पर नंबर ऑफ प्रोड्यूसर अगर कस्टमर को मिले हैं, वहीं पर कस्टमर्स को नंबर ऑफ प्रोड्यूसर और नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरर्स भी अवेलेबल हुए हैं। अगर कोई कस्टमर इंडिया का है, अगर उसे लगता है कि वो बाहर के ट्रेडर से कोई गुड्स को परचेज करना चाहता है, वो ईजिली कर सकता है। वो किसी गुड्स को इंपोर्ट करना चाहता है, वो बिल्कुल कर सकता है। किसी टेक्नोलॉजी को वो इंपोर्ट करना चाहता है, बिल्कुल कर सकता है। अगर इंडिया का कोई मैन्युफैक्चरर है या कोई बिजनेसमैन है, वो चाहता है कि हम फॉरेनर के साथ डील करें, वो ईजिली कर सकता है बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। वो जहाँ भी जा कर के अपने ट्रेड या बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है, बिजनेस कर सकता है बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट वी हैव इज इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन पब्लिक एंड इंडस्ट्री, ओके। इसमें जो पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे वो है इंक्रीजिंग कंपटीशन। कंपटीशन जो है वो इंक्रीज कर गया। चेंजेस इन द रूल्स ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, द एंट्री ऑफ फॉरेन फर्म्स, इंडियन मार्केट हैज़ इंक्रीज्ड मार्केट कंपटीशन इन इंडिया। जब गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी में कुछ चेंजेस किया, वहाँ पर उसने
ये बताया कि अब फॉरेनर भी आकर के हमारे मार्केट में इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मार्केट का जो कंपटीशन था वो इंक्रीज कर गया। जहाँ पर एक लिमिटेड नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर काम कर रहे थे, गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे थे, गुड्स को सप्लाई कर रहे थे एज पर द रिक्वायरमेंट और डिमांड। यहाँ पर जब फॉरेनर आकर के बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, जब यहाँ पर दूसरे लोग आकर के बिजनेस को स्टार्ट करके मार्केट का जो कंडीशन है वो चेंज हो रहा है, वो डेवलप कर रहा है बिकॉज ऑफ कंपटीशन। तो यहाँ पर जो कंपटीशन है वो इंक्रीज कर गया। पहले फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि इंडिया में 25 कंपनी थी जो प्रोडक्शन कर रही थी और उसी गुड्स को सप्लाई कर रही थी, लेकिन आफ्टर दिस रिफॉर्म यहाँ पर 25 कंपनी और आ गई बाहर से, तो टोटल हो गई 50 कंपनी। तो 50 कंपनी जहाँ पर प्रोडक्शन कर रही है, अब कंपटीशन जो है वो टाइट हो गया। नेक्स्ट वी हैव इज मोर डिमांडिंग कस्टमर। कस्टमर जो है वो ज़्यादा डिमांडिंग हो गया है, वो ज़्यादा डिमांड करने लगा है। आज का कस्टमर ज़्यादा डिमांडिंग हो गया है। वेल इन्फॉर्म कस्टमर एंड मोर डिमांडिंग इंक्रीज्ड कंपटीशन। कस्टमर अवेयर हो गया है, कस्टमर आज का कस्टमर नॉलेजेबल है, उसके पास इंफॉर्मेशन है, वो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है। वो एलपीजी के कारण, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के कारण उसने ये समझा है कि हम जो प्रोडक्ट पहले यूज़ कर रहे थे और दूसरे कंट्री में जो प्रोडक्ट बन रहे थे, दोनों में डिफरेंसेस क्या है, दोनों का वैल्यू क्या है, दोनों का क्वालिटी क्या है। जब हम ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से ईजिली दूसरी जगह से गुड्स को मंगवा सकते हैं, गुड्स की क्वालिटी को चेक कर सकते हैं, तो कस्टमर वेल इन्फॉर्म तरीके से मोर डिमांडिंग हो गया है। ओके, इंक्रीज्ड कंपटीशन इन द मार्केट गिव कस्टमर वाइडर चॉइस ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस। जहाँ पर कस्टमर ज़्यादा डिमांडिंग हो गया, वो उसने देख लिया है कि मुझे कौन सा प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का और कम से कम दामों में और रीजनेबल प्राइस में अवेलेबल हो सकता है, उसी के आधार पे वो गुड्स को परचेज करता है। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज रेपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। लगातार टेक्नोलॉजी में कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहा है। इंक्रीज्ड कंपटीशन फोर्सेस द फर्म टू डेवलप न्यू वे टू सर्वाइव एंड ग्रो इन द मार्केट। अब मैन्युफैक्चरर को या फर्म को समझना पड़ेगा कि अगर मुझे मार्केट में सरवाइव करना है, मुझे मार्केट में रहना है, तो मुझे टेक्नोलॉजी के हिसाब से चलना पड़ेगा या उन टेक्नोलॉजी को यूज़ करना पड़ेगा जिसका रिक्वायरमेंट अभी के मार्केट में है। कम या प्रोडक्शन के लिए जिन चीज़ों का हमें आवश्यकता है या जिन टेक्नोलॉजी का आवश्यकता है, वो एज पर द रिक्वायरमेंट हमारे पास होना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव इज नेसेसिटी फॉर change. After 1991, the market forces have become turbulent, as a result of which the enterprises have to continuously modify their operation. 1991 के बाद जितने भी बिजनेसमैन हैं, जितने भी इंटरप्राइजेज हैं, वो खुद को मॉडिफाई कर रहे हैं, खुद को चेंज कर रहे हैं एज पर द रिक्वायरमेंट और डिमांड। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। हम ह्यूमन रिसोर्सेज को कैसे डेवलप कर सकते हैं? हम कोई भी बिजनेस को बिना ह्यूमन बीइंग के स्टार्ट नहीं कर सकते या विदाउट ह्यूमन बीइंग हम उसको रन नहीं करवा सकते। द चेंजिंग मार्केट कंडीशन ऑफ टुडे, आज का जो मार्केट कंडीशन है वो चेंज कर रहा है, रिक्वायर्स पीपल विथ हायर कॉम्पिटेंस एंड ग्रेटर कमिटमेंट। Hence there is a need for developing human resources। आज का जो मार्केट है वो ज़्यादा कंपटीशन वाला हो गया है, ज़्यादा डिमांडिंग हो गया है, हाई टेक्नोलॉजी के आधार पर चीज़ों को बना रहा है, तो वहाँ पर ह्यूमन रिसोर्सेज है वो भी वैसा ही नॉलेजेबल होना चाहिए, वो भी वैसा ही ट्रेंड होना चाहिए, उसके पास वैसा ही स्किल्ड होना चाहिए। तो ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करने की आवश्यकता है बिकॉज ऑफ द डिमांड। Next point we have is market orientation. Earlier the firm followed production oriented। पहले जो मार्केट हुआ करता था वो हुआ करता था कि मार्केट में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है कस्टमर उसे परचेस कर लेता था। वो ये नहीं देखता था कि
मार्केट में और उसका क्या रेट है। तो पहले का जो मार्केट था वो प्रोडक्शन ओरिएंटेड था या प्रोड्यूसर ओरिएंटेड हम बोल सकते हैं, लेकिन टुडे द फर्म प्रोड्यूस दोज गुड्स एंड सर्विसेज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर। पहले प्रोड्यूसर ओरिएंटेड था, जो प्रोडक्शन हो रहा था, जो प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चर कर रहा था, कस्टमर उसे चुपचाप ले लेता था, जो वो प्राइस रखता था उसी प्राइस पे ले लेता था। लेकिन आज का जो मार्केट है वो कस्टमर ओरिएंटेड हो गया है। कस्टमर के डिमांड, कस्टमर के प्रेफरेंस, कस्टमर के टेस्ट के हिसाब से हम प्रोडक्शन करते हैं, हम उसी गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं जिसका डिमांड कस्टमर के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर इज लॉस ऑफ budgetary support to the public sector. The budgetary support given by the central government to the public sector had declined to a considerable extent. Thus, in order to survive, the public sector have to more efficient generate their resources and profit. अगर पब्लिक सेक्टर को डेवलप करना है तो उसको खुद के प्रॉफिट पे डेवलप करना होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट पहले क्या करता था, पब्लिक सेक्टर में बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर देता था या बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर देता था थ्रू बजटरी। बजट में बहुत ज़्यादा सेक्टर, बहुत ज़्यादा हम लाइन को मेंशन करते थे कि हमें कैसे पब्लिक सेक्टर को डेवलप करना है, हमें कैसे कितना फाइनेंस, कितना इन्वेस्ट हमें पब्लिक सेक्टर में करना है। गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोकस करता था पब्लिक सेक्टर को डेवलप करने में। एट द सेम टाइम वो ये भी देखता था कि प्राइवेट सेक्टर को मुझे उतना सपोर्ट नहीं करना पड़ा या वो मेरा गवर्नमेंट का उतना सपोर्ट नहीं ले रहा है, फिर भी प्राइवेट सेक्टर डेवलप कर रहा है, चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर रहा है। तो गवर्नमेंट ने देखा कि अगर हम पब्लिक सेक्टर को सपोर्ट भी करते हैं फिर भी वो अपना काम नहीं कर रहा है, फिर भी वो प्रॉफिट नहीं कमा रहा है, फिर भी वो रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग चीज़ों को लेकर के नहीं चल रहा है, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर पब्लिक सेक्टर के सपोर्ट को रिड्यूस कर दिया और उसने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि अगर आपको डेवलप करना है तो खुद प्रॉफिट कमाना पड़ेगा, तभी हम आपको सपोर्ट करेंगे। आपको हम सपोर्ट भी करेंगे लेकिन आपको अपना प्रॉफिट भी दिखाना पड़ेगा कि मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ। ओके, थैंक यू।